नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। इस बार का बजट जब आने वाला है तो ऐसे में लोगों की उम्मीदें बढ़ गई हैं कि इस बार क्या कुछ खास हो सकता है। आज की वीडियो में मैं इन्हीं 5 ऐसे संभावित बड़े सौगात की बात करूंगा जो इस बार डिमांड की जा रही है, जिसके बारे में प्रस्ताव भेजे गए हुए हैं मिनिस्ट्री वगैरह को, और इस पर चर्चा अनुशंसा के बाद हो सकता है इस बार सौगात देखने को मिले। ये क्या बड़ी 5 सौगात हो सकती हैं, आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे। किस किस सेक्टर के लोगों को क्या क्या फायदा हो सकते हैं, आज की वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हर साल बजट 1 फरवरी को लॉन्च किया जाता है, जारी किया जाता है, लेकिन ये बजट 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक के लिए होता है अगले साल में, यानी वित्तीय वर्ष के लिए होता है। वित्तीय वर्ष अपना 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और अगले साल के 31 मार्च तक चलता है, लेकिन बजट जो है वो 1 फरवरी को ही जारी कर दिया जाता है, 1 फरवरी के आसपास में जारी किया जाता है। तो इस बार का बजट भी वही आएगा, वही समय आएगा। लेकिन बजट होता क्या है? बजट मतलब कि आप एक बजट बनाते हो, एक एस्टिमेट बनाते हो कि कितना खर्च किया जाना है अगले वित्तीय वर्ष में। तो एक साल में, अगले एक फाइनेंशियल ईयर में किन किन मदों पर कितना खर्च किया जाना है, कहाँ कहाँ खर्च किया जाना है, कैसे खर्च किया जाना है, इसका पूरा डिटेल ब्यौरा होता है बजट। ये हर साल जारी होता है। और अगर मान लीजिए कोई चुनावी वर्ष है तो अंतरिम बजट भी आ जाता है। जैसे 2024 चुनाव के पहले वाला जो बजट था, एक बार लॉन्च किया गया था, तो वो अंतरिम बजट आया था क्योंकि वो चुनावी वर्ष चल रहा था 2024 का। उसके बाद 2025 में पूर्ण बजट आया था। तो ऐसे ही जब चुनावी वर्ष रहता है तो अंतरिम बजट आता है। ये केवल चुनाव तक के लिए होता है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है संभावना रहती है कि सरकार बदल जाए, नई सरकार आ जाए। तो नई सरकार आएगी तो उसके अपने हिसाब से खर्चे होंगे, है ना, अपने हिसाब से उसका बजट होगा। खैर, भारत के बजट के बारे में थोड़ा सा रोचक तथ्य और इतिहास को जान लेते हैं। संविधान में इसके बारे में व्याख्या की गई है अनुच्छेद 112 में। ये डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, इसको आपको ध्यान में रखना है। आधिकारिक तौर पर वार्षिक वित्तीय विवरण भी कहा जाता है इसे, और हम लोग आम भाषा में यूनियन बजट कहते हैं। फरवरी का पहला कार्य दिवस ही इसका बजट का वो माना जाता है। और आप जानते हो संसद में 3 सत्र बैठते हैं। एक बजट सत्र होता है, एक मानसून सत्र होता है, और एक आपका होता है शीतकालीन सत्र। तो शीतकालीन सत्र आपने देखा अभी पिछले महीनों में खत्म हुआ था। तो जब बजट सत्र की शुरुआत होती है तो उसी दौरान फिर बजट पेश किया जाता है वित्त मंत्री के द्वारा, और मुख्य आर्थिक सलाहकार इसके लिए खाका ब्यौरा पूरा तैयार करने की जिम्मेदारी पाते हैं। 1 अप्रैल से लागू होता है। एक परिवार के बजट के समान ही ये देश के बजट को, देश के परिवार को परिवार मान करके चलाया जाता है। पहला बजट 26 नवंबर 1947 को लॉन्च किया गया था। स्वतंत्र भारत का पहला बजट आर.के. खडमुखम चट्टी द्वारा ये प्रस्तुत किया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। सर्वाधिक बजट, सबसे ज्यादा बार बजट जो है मोरारजी देसाई जी ने पेश किया है। 10 बार इन्होंने बजट पेश किया है, अब तक का सर्वाधिक है। हालांकि निर्मला सीतारमण जी अगर पूरा कार्यकाल तक बनी रही तो ये इनका रिकॉर्ड तोड़ सकती हैं। इंदिरा गांधी जी पहली महिला वित्त मंत्री बनी थी जिन्होंने बजट पेश किया था। इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू जी, ये 3 ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए बजट पेश किया है। ये भी अपने आप में एक फैक्ट है, पूछा जाता है, याद रखना। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ये उदारीकरण के प्रणेता कहे जाते हैं। इन्हीं के टाइम पर एलपीजी रिफॉर्म्स लाए गए थे। बड़ा रिफॉर्म था 1991-92 के बजट में। परंपरा में बदलाव 2001 से हुआ। पहले क्या होता था कि शाम को 5 बजे बजट पेश किया जाता था। अब 2001 के बाद से सुबह में 11 बजे बजट पेश किया जाता है। फिर दिन भर टीवी पर डिबेट और हंगामा वगैरह चलता है। इस बार के बजट में क्या खास रहेगा? तो देखो, इस बार के बजट में खासियत जानने से पहले देख लो चुनौतियां क्या क्या हैं भारत के सामने। तो सबसे बड़ी चुनौती खड़ा करके रखे हैं ट्रंप भाई साहब। तो ट्रंप भाई साहब नहीं कहेंगे, चचा कहेंगे। तो ट्रंप चचा जो है, इन्होंने भारत पर जिस प्रकार से वित्तीय बोझ लाद दिया है, टैरिफ का बोझ लादा है, इसके बाद फिर पॉलिटिकल प्रेशर लगाए हुए हैं कि हम इनसे ना खरीदेंगे, उनसे ना खरीदेंगे, उनसे ना, मतलब तो खुद तो नहीं खरीदने दे रहे हो अपने देश में, इसके अलावा और भी पॉलिटिकल प्रेशर बनाए हुए हो कि रूस से तेल खरीदोगे तो ये कर देंगे, ईरान से ये करोगे तो ये कर देंगे, वगैरह वगैरह। तो इस टेंशन वाली सिचुएशन में भारत के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है आत्मनिर्भरता का। भारत को आत्मनिर्भरता पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। ज़्यादा से ज़्यादा मेक इन इंडिया, मेड बाय इंडिया, इस पर फोकस करना है। साथ ही साथ दूसरा यहीं से चैलेंज शुरू हो जाता है कि अमेरिका, और अमेरिका जैसा जो ग्लोबल जाइंट है, जो बहुत बड़ी इकोनॉमी है, जिससे हम लोग का ट्रेड भी अच्छा खासा होता था, उसके अलावा भी बाकी के जगहों पर हम लोग को तलाशने होंगे, बाकियों से रिश्ते और बनाने होंगे और मजबूत करने होंगे। फॉरेन इन्वेस्टर को बढ़ाना होगा, भारत में एफडीआई बढ़े, साथ ही साथ में और भी देशों से भारत जो है ट्रेड डील करे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी
पिछले ही कुछ महीनों में आपने देखा भारत ने यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, ओमान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, न्यूजीलैंड के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। तो एफटीए जितना ज़्यादा से ज़्यादा साइन होगा उतना ही अपना भारत के लिए अच्छा होगा, क्योंकि भारत के व्यापारी वहाँ पर अच्छी मात्रा में अपना ट्रेड कर सकेंगे, सामान अपना बेच पाएंगे, क्योंकि अमेरिका मार्केट तो चली गई और वहाँ पर धमकियाँ और मिल रही हैं कि भाई रूस से तेल खरीदोगे अगर तो 500% का टैरिफ लगा देंगे। हम कहते हैं चाचा जी लगा दो। जब 50% टैरिफ लगाए, वैसे ही इतना ज़्यादा टैरिफ था आपका ये 50% कि भारतीय जो एक्सपोर्टर हैं उन्होंने नाम मात्र का वहाँ पर रखा, बाकी वहाँ पर बंद ही कर दिया एक्सपोर्ट करना। जब एक्सपोर्ट करना बंद ही कर दिए तो 500 क्या 1000 लगाओ, 5000 लगाओ, हम तो कहते हैं 5,00,000% टैरिफ लगा दो। जब वहाँ हमारा सामान जा ही नहीं रहा है तो लगा के बैठो लगाने से क्या होता है ना। तो इस ऐसे ही भारत को बाकी के मार्केट मतलब तलाश करना है, यूएस की मार्केट को भूल ही जाना है एक्सपोर्ट करने के मामले में। तो दूसरा चीज़, अब इसमें क्या होगा, इसमें बजट में इसके लिए क्या होगा, बजट में इसके लिए हो सकता है कि कुछ ऐसे सब्सिडीज दी जाएं, है ना, व्यापारियों को जो एक्सटर्नल एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब कि फॉरेन में ट्रेड करते हैं, विदेशों में जो व्यापार करते हैं उनके लिए। तो ये सबसे बड़ी संभावना है। दूसरी संभावना एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बढ़ता डिजिटल युग। डिजिटल युग में भारत अपने आप को पीछे नहीं रख सकता है, क्योंकि आप देख रहे हो इस समय ताइवान के पीछे लगा हुआ है चाइना कि ताइवान पर कब्जा करे। ताइवान पर अगर कब्जा हो गया तो सेमीकंडक्टर पर कब्जा हो जाएगा, क्योंकि 80% से ज़्यादा सेमीकंडक्टर का उत्पादन ताइवान करता है। अगर सेमीकंडक्टर पर चाइना का कब्जा हो गया तो समझो दुनिया भर में जो भी चिप से सेमीकंडक्टर से चलने वाली चीज़ें हैं, चाहे आपका मोबाइल हो, रिमोट हो, लैपटॉप हो, टीवी हो, कंप्यूटर हो, वॉशिंग मशीन हो, एसी हो, फ्रिज, मतलब दुनिया भर की तमाम सारी चीज़ें, रॉकेट हो, मिसाइल हो, सैटेलाइट हो, एरोप्लेन हो, सब चीज़ों के महंगे होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि एक तरफा कंट्रोल आ जाएगा चाइना का और चाइना उस पर फिर मनमानी करेगा। दूसरा टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में भारत को और एडवांसमेंट लानी होगी। हालांकि पिछले कुछ सालों में भारत ने और तेज़ी दिखाई है, लेकिन अभी भारत बहुत पीछे है। एआई और टेक्नोलॉजी में भारत को आत्मनिर्भरता को जोर देना होगा, टेक्नोलॉजी में और एडवांसमेंट करनी होगी। भारत में ऐसे स्टार्टअप जो टेक्नोलॉजिकल फोकस्ड वाले हैं, जो फिनटेक के हैं, या फिर मान लो जो एआई को लेकर काम करते हैं, जो रॉकेट इंजीनियरिंग पर काम करते हैं, इनको भी सब्सिडीज़ या फिर इनको और ज़्यादा बढ़ावा देने की ज़रूरत है। अब देखो चुनाव वगैरह हो गए हैं, चुनाव वगैरह की कोई दिक्कत नहीं है। पिछली बार वाला बजट आपने देखा पूरा का पूरा उठा करके धर दिए थे बिहार पर। हर चीज़ जो है बजट का मैक्सिमम हिस्सा बिहार के लिए जा रहा था। क्यों? क्योंकि बिहार में चुनाव लगा था। उसके बाद आपने देखा बाकी काम 10,000 रुपये ने कर दिया था। लेकिन अब चुनाव वगैरह हो गए हैं, अब देश की बात है, अब इनको फोकस करना चाहिए भारत में आत्मनिर्भरता पर, एआई इनोवेशंस पर, एआई इनोवेशंस को बढ़ावा देने पर, टेक्नोलॉजी को बढ़ाने पर, साथ ही साथ में भारत की और भी देशों से रिलेशंस ट्रेड बढ़ाने पर, साथ ही साथ और जो अपने मिनरल्स हैं उनकी भी खोज पर। और भारत को सोलर एनर्जी पर थोड़ा सा और बढ़ावा देना चाहिए। हालांकि सोलर एनर्जी पर भारत बहुत बेहतर कर रहा है, लेकिन आपने देखा अभी हाल फिलहाल में डोनाल्ड ट्रंप 66 ऑर्गेनाइजेशन से अपने आप को बाहर कर लिए हैं अमेरिका को। इसमें आईएसए भी शामिल था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी। अब इंटरनेशनल सोलर अलायंस से अमेरिका जैसा देश बाहर हो गया तो मतलब जान लो एक बड़ा अमाउंट जो फंड के रूप में आता था आईएसए को चलाने के लिए, वो अब गायब हो गया है, हट गया है। तो अब ऐसे में भारत को थोड़ा सा और मजबूती देनी होगी। भारत को, इंडिया को, अब जानते हो मैंने आपको बताया है पिछली वीडियोज़ में कि भारत अपनी तेल की ज़रूरतों में जितना भी तेल खरीदता है, जितना भी तेल की ज़रूरत पड़ती है भारत में, उसमें से 88% हिस्सा जो है ना ये खरीदता है तेल। और यही वजह है कि ट्रंप जैसे लोग जो है ये चाह रहे हैं कि भारत रूस से तेल ना खरीद करके भारत वेनेजुएला से या फिर अमेरिका से तेल खरीदे। इसीलिए तो वेनेजुएला पर कब्जा किए हैं और इसीलिए तो कह रहे हैं 500% टैरिफ लगाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि जब टैरिफ लगा देंगे 500% तो फिर वो मजबूरी में आकर हमसे तेल खरीदेंगे। तो भारत को इस 88% को कम करने पर फोकस करना चाहिए। कैसे करेंगे? ईवी पर, ईवी मार्केट पर और बढ़ावा दो। ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल जो लोग यूज करते हैं उनको और सब्सिडीज दो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स खरीदें। माना कि आपके यहाँ चलो बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो आपको प्रेशराइज करती हैं, क्योंकि सरकार ऐसा एक बार पहले कर चुकी है। ईवी पर कोरोना टाइम पर ही फोकस किया गया था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, ज़्यादा सरकार सब्सिडी दे। लेकिन फिर अचानक से सरकार धीरे धीरे उस पर मुद्दे पर शांत होती चली गई। क्यों? बड़ी बड़ी ऐसी जो मोटर व्हीकल कंपनियां हैं उन्होंने प्रेशर बनाया, भाई हम कहाँ जाएंगे, हम तो चंदा देते हैं इतना, हम कहाँ जाएंगे। तो वही वाली बात हो गई। लेकिन अब ज़रूरत है इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने की। जो ये मोटर व्हीकल कंपनियां हैं इनको भी कहो ईवी ही बनाएं, इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाएं, क्योंकि हम लोग 88% तेल खरीदते हैं।
ये खरीदते हैं। इसी वजह से दुनिया भर के ऐसे ही लल्लू पंजू देश जो हैं वो आकर के धमकियां देते हैं कि हम 500 लगा देंगे परसेंट टैरिफ, 1000% लगा देंगे टैरिफ। क्यों? क्योंकि उनको पता है भारत डिपेंड है इतना इतना इसकी ज़रूरत है 88% तेल खरीदने की, तो खरीदेगा कहीं ना कहीं से। अगर हम लोग ईवी पर शिफ्ट हो जाएंगे तो ये धीरे धीरे कम हो जाएगा। AQI वगैरह और AIQ और IQ जो भी है इनका, रेखा गुप्ता जी वाला, वो भी कमी आएगी, देखने को मिलेगी, है ना। खैर, AI के लिए ये हो गया सब। तो AI के लिए बहुत बड़ा इसमें व्यापक आपको बजट में देखने को मिल सकता है। दूसरा सबसे बड़ी चुनौती रक्षा की, डिफेंस की। आप देख रहे हो इधर एक और मोहरा खड़ा हो रहा है ना, अपना ये छोटू लड़का बांग्लादेश, ये भी अब आंखें उठा करके देख रहा है। ये कहीं पता लग रहा है कि JF-17 थंडर खरीदने की बात कर रहा है पाकिस्तान से, कहीं चाइना से फंडिंग लेने की बात कर रहा है। तो मतलब ये भी भारत के लिए एक चैलेंज बनता जा रहा है। तो भारत उधर, चाइना, पाकिस्तान, इन सबसे अभी तल्खियाँ बढ़ी ही है। ऐसे में बांग्लादेश भी खड़ा हो रहा है। तो रक्षा बजट पर और ज़्यादा वृद्धि करने की ज़रूरत है। अब भैया बस कर दो फ्री बीज बांटना, बस कर दो महिला ये योजना, महिला वो योजना, बहनी योजना, दीदी योजना, अम्मा योजना, चाची योजना, बंद कर दो। अब ज़रूरत है देश को डिफेंस बजट बढ़ाने की। अमेरिका का डिफेंस बजट इतना है, इसी वजह से अमेरिका खुले चैलेंज धमकियां देता है। चाइना का डिफेंस बजट इतना है, इसीलिए चाइना के सामने कोई आंख उठा करके नहीं देखता है। भारत को भी डिफेंस बजट बढ़ाने की ज़रूरत है। आप अपने यहाँ क्या दिक्कत है ना, डिफेंस बजट अगर लाएंगे भी ना तो उसमें से पता चलेगा कि लगभग 60 से 70% वाला जो है वो चला जाता है लोगों की पेंशन, लोगों की सैलरी और बाकी चीज़ों को देने में। अरे भाई ठीक है, उसको दो, लेकिन उसको बजट से अलग रखो, उसको ना जोड़ो इसमें। डिफेंस बजट ऐसा होना चाहिए जिसमें केवल डिफेंस की चीज़ें खरीदी जाएँ, बेची जाएँ, या इनोवेशन किए जाएँ, या नया नया चीज़ बनाया जाए। उसको इसमें ना जोड़ करके देखो कि हम सैलरी में कितना दे रहे हैं, हम उसको पेंशन में कितना दे रहे हैं, अगर सैनिकों की मृत्यु हो जा रही तो उसके लिए क्या दे रहे हैं, वो सब वाला अलग रखो बजट। उसको इसमें ना जोड़ो कि हमारा डिफेंस बजट इतना परसेंट है और पता लगा उतने परसेंट का 70%, 60% तो चला जा रहा है सैलरी देने में। तब काहे का उतना परसेंट है बजट। तो फिलहाल पिछली बार की अगर देखा जाए तो 1.9% था GDP का हिस्सा बजट का, 6,81,000 करोड़ के आसपास था। लेकिन अगेन वही बता रहे हैं, इसमें 4 लाख 5 लाख तो चला जाएगा सैलरी देने में सबको। लगभग 50% खर्च का सबसे बड़ा भाग देखिए वेतन और पेंशन पर चला जाता है। तो ये इसको हम लोग को नहीं जोड़ करके देखना चाहिए, उसको अलग से उसको रखो सेगमेंट में। हम लोग का जो बजट हो वो इतना बड़ा हो, ये जैसे 6,81,000 दिए हो तो 6,81,000 पूरा रहे कि इनोवेशंस पर ही खर्च करना है, DRDO को देना है, इसरो को देना है, HAL को फंड करने की कोशिश करना है। मतलब ऐसी कंपनियों को दो जिससे डिफेंस इक्विपमेंट और बढ़ सके। हम लोग अपना एक तेजस का इंजन नहीं बना पा रहे हैं। तेजस का इंजन लेने के लिए अमेरिका का मुंह देखना पड़ता है, और अमेरिका 10 साल से 12 साल से लटकाए पड़ा हुआ है। 2 साल में 3 साल में एक इंजन ऐसे पकड़ा देता है, उसके बाद मुस्कुराता है, जाओ तुम्हारा तेजस फाइटर जेट लेकर बैठे रहो, 4th जनरेशन वाला। हम इधर 5th जनरेशन का बेचने पर लगे हैं, खुद यूज कर रहे हैं 6th जनरेशन का बनाने पर लगे हुए हैं, और तुम लोग अभी 4th जनरेशन का अपना खुद का बना रहे हो। यही वजह है क्यों, क्योंकि हम लोग इंजन पर डिपेंड हैं दूसरे पर। अपने यहाँ फंड करो, अपने यहाँ साइंटिस्ट की कमी नहीं है, अच्छे साइंटिस्ट हैं। खैर, तीसरा सेगमेंट तो देखो अभी चुनौतियां भी बढ़ी रही हैं, मैंने आपको ये सब बताया ही। 6.8 लाख का करोड़ का बजट है, लेकिन भविष्य की तैयारियां बहुत ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी पर जोर है। हम लोग अपना खुद का कोई ऐसा कामकाजी टाइप का या कोई बख्तियार टाइप का कोई ऐसा ड्रोन नहीं बना पाए। तुर्की, ईरान जैसे जो देश जो अपनी GDP से बहुत कम है GDP, लेकिन वो लोग ऐसे ऐसे ड्रोन बना दिए हैं कि उनके ड्रोन दुनिया भर में बिक रहे हैं। रसिया को वो लोग दे रहे हैं, पाकिस्तान को बेच रहे हैं। मतलब ऐसे ऐसे ड्रोन वो लोग बना दिए हैं, एडवांस ड्रोन। अमेरिका जैसे देशों की टक्कर ले रहे हैं। हम लोग अपना खुद का कुछ ऐसा ड्रोन नहीं बना पाए अभी तक, जबकि सबको पता है भाई ड्रोन आजकल के मॉडर्न वॉरफेयर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो खैर ये सब तो रहा मोटा मोटा चीज़ देश को लेकर के। अब थोड़ा सा देश के अंदर आते हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए इस बार कहा जा रहा है कि बजट में बहुत व्यापक चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि वरिष्ठ नागरिकों की डिमांड बहुत ज़्यादा है, एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है इस बार के बजट से। क्या क्या उनकी डिमांड है? TDS में छूट की मांग वो कर रहे हैं। इसके अलावा पुराने टैक्स रिजीम में विशेष लाभ की भी मांग कर रहे हैं। किराए की आय पर टैक्स छूट, ये जो किराए की आय आती है, रेंटल इनकम आती है, उन पर भी टैक्स की छूट की मांग कर रहे हैं। इसको मैं अभी आपको समझाऊंगा। बचत योजनाओं पर अधिक टैक्स फ्री ब्याज देने की बात की जा रही है। जो कोई बुजुर्ग है वो अपनी जीवन भर की कमाई
कमाया, जब तक जॉब किया, नौकरी किया, उसके बाद रिटायर होता है, तो उसको उम्मीद होती है कि हमारे पास जो भी कुछ भी पैसा आया हुआ है उसको हम जहाँ कहीं भी रखें, अगर एफडी करके रखे हैं या फिर जैसे भी अगर करके रखे हैं तो उसमें सरकार और ना खींचे। लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, उस एफडी में से भी टैक्स वसूलने का काम करती है। तो यहाँ पर इस बार सीनियर सिटीजन की डिमांड ये होगी कि ऐसी जगहों से, ऐसे सीनियर सिटीजन से पैसे उनकी जेब से ना लिए जाएं। देखिए एफडी पर टीडीएस छूट 1 लाख हुई है, पिछली बार ही बढ़ाया गया था, पहले 50,000 था, अब उसको 1 लाख कर दिया गया था। लेकिन अब डिमांड है कि इसको भी थोड़ा सा और बढ़ाया जाए, 1 लाख इट इज़ नॉट इनफ, ठीक है। और किराए पर टीडीएस की छूट 2.40 लाख हुई है और इसको भी 4 लाख तक करने की मांग हुई है कि किराए रेंटल इनकम जो आती है उस पर 4 लाख तक पर टैक्स छूट किया जाए। अगर ये सरकार मान लेती है तो वरिष्ठ नागरिकों को 10,000 से 20,000 तक का सालाना लाभ इससे मिल सकेगा और वो एफडी वाले पैसे में से सरकार को हिस्सा देने से बच पाएंगे, ठीक है। तो ये आय पर टीडीएस छूट की मांग जो है वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी चल रही है। इसके बाद किसानों को लेकर के, किसान की जब भी बात आती है तो जानते हो आप, भारत कृषि प्रधान देश रहा है शुरुआत से लेकर अब तक। कृषि प्रधानता के कारण ही भारत जो है अमेरिका की शर्तों को नहीं मान रहा है। आपने देखा होगा, कई बार मैंने वीडियोज में बताया भी हुआ है कि ट्रंप जो है एक्चुअल में एग्रीकल्चर सेक्टर में और डेयरी सेक्टर में घुसना चाहते हैं भारत में। भारत उस चीज़ के लिए अभी राजी नहीं है, और अभी नहीं मतलब कि आगे भी नहीं होगा। जो कोई भी भारत की गवर्नमेंट राजी होगी, समझो वो गवर्नमेंट चली जाएगी सत्ता से। ये ठीक वैसे ही है, समझो कि अगर जैसे भारत में आरक्षण है ना, आरक्षण पर अगर कोई भी ऐसे उसको खत्म करने की कोई भी गवर्नमेंट सोचेगी तो समझो वो गई। ऐसे ही डेयरी सेक्टर या एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर कोई भी गवर्नमेंट सोचेगी कि उसमें एंट्री दे अमेरिका को, तो समझो वो गया। क्योंकि ये चीज़ें जो है ना, ये एक एक आम नागरिक से जुड़ी हुई है। आप समझो डेयरी सेक्टर में ना, भारत में डेयरी क्या है, कोई भी दुधारा है वो हर एक गली मोहल्ले में होता है और उसके बाद 2-4-10 घर का दूध ले करके जा करके 2-4-10 घर बाकियों में बेच आता है, बीच में अपना भी कुछ कमा लेता है। तो ये इतना अनऑर्गेनाइज टाइप का ये है, और इसमें कोई अगर बड़ी कंपनी एंट्री दे दी है उसको, अमेरिका जैसी कंपनी, वो आएगी और इससे ऐसे लाखों लोग के दुधारों का या लाखों लोग के ऐसे जीवन को प्रभावित होगा। मतलब वो लोग बेरोजगार बैठ जाएंगे, क्योंकि वो आएगी बड़ी कंपनी और एक साथ एक मुश्त में इस हिसाब से वहाँ पर देगी। क्योंकि देखो उनको यहाँ पर पहले मार्केट में छाना होगा, उनके पास फंड की कमी नहीं है अमेरिकी कंपनियों के पास। आप देख रहे हो ना, जैसे अमेजन फ्लिपकार्ट ने आज क्या कर दिया है, क्या हाल बना रखा है। मैं ग्रामीण क्षेत्र में अगर अभी भी छोड़ दें, शहर क्षेत्र में जो है आसपास की जो दुकानें हैं, केवल बस आसपास के 2-4-10 घर के लोग वहाँ पर सामान ले रहे हैं, बाकी लोग ऑनलाइन ऑर्डर। तो ये चीज़ें जो हैं इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे देश का डेयरी सेक्टर, अगर एंट्री मिल जाएगी तो। इसलिए भारत को ज़रूरत है इस पर थोड़ा सा और चीज़ें बढ़ाने की, इनकी इकोनॉमी और बढ़ाने की, एग्रीकल्चर सेक्टर को और मजबूत करने की, ठीक है, जिससे कल को कोई और लालायित ना हो, नहीं आने दो, इतना इनको मजबूत कर दो कि वो कंपनियां चाहे ही ना यहाँ पर आने को या घुसने को, कोई और देश चाहे ही ना, ठीक है। और इसके बाद जो है एक और मांग उठ रही है कि भाई इनकम टैक्स फाइल रिटर्न की जो छूट है वो 75+ वर्ष के लिए छूट है, तो इसको बढ़ाकर 70+ वर्ष के लिए कर दिया जाए। मतलब जो बुजुर्ग हैं उनके लिए ये रहता है कि 75+ के अगर ऊपर हैं तो उनको आईटीआर वगैरह भरने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब ऐसे ही जो वरिष्ठ नागरिक 70+ हैं उनको ये कह दिया जाएगा, तो उनको 5 साल की और राहत मिल जाएगी। मतलब 5 साल पहले ही वो आईटीआर वगैरह से, इनकम टैक्स वगैरह रिटर्न भरने से बच सकेंगे और वो अपना जो भी पूंजी पाए हुए हैं वो अपना रख सकेंगे, अपना काम कर सकेंगे। तो खैर ये अमीरों की बात है, हम लोग जैसे लोगों की बात नहीं है, तो ये इनके लिए है। तो इससे 50,000 तक की टैक्स में छूट मिलने की बात हो सकती है। तो मोटा मोटा ये 5 बड़े डिसीजन हो सकते हैं, 5 बड़ी राहत हो सकती है और 5 बड़ी डिमांड मैंने आपको बताई। आपके हिसाब से ऐसी कौन सी और बड़ी डिमांड हो सकती है? देखो चीज़ें तो, बजट तो बहुत बड़ा लंबा आएगा, उसमें बहुत सारे सेक्टर के लिए होगा। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ 5 बड़ी डिमांड्स की। आपके अनुसार इस बजट में और क्या बड़ी बड़ी घोषणाएं हो सकती है, आप कमेंट करके बताइए। क्योंकि जो इनकम टैक्स रिजीम वाला था, ये पिछली बार बहुत बड़ा मुद्दा था और सरकार ने इस पर 12 लाख तक की छूट दे करके इनकम टैक्स रिजीम में बड़ा बदलाव भी किया था। तो इस बार तो उसमें हमें तो नहीं लगता कोई चेंजेस आएंगे। तो आपको अगर लगता है तो आप कमेंट करके बताइएगा। इसके अलावा आप पुरानी वीडियो भी देख सकते हैं, मैंने बना रखी है। जब भी बजट आता है तो मैं आपको बताता ही हूँ। इस बार भी जब बजट आएगा तो मैं आपको अपडेटेड वीडियो दूंगा ही। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए लास्ट 6 मंथ की ई बुक और लास्ट ईयर की ई बुक आ चुकी है। चैप्टर वाइज डिटेल कंटेंट होता है इसमें। 5000+ क्वेश्चन होते हैं वार्षिकांक में, 2000+ क्वेश्चन होते हैं
हाफ ईयरली में। तो इसको आप ले सकते हो। हमारे जो ई बुक्स होती हैं वो हर एक चैप्टर को कवर कराती हैं, डिटेल एक्सप्लेनेशन होता है, टेबल चार्ट ग्राफ सब कुछ दिया गया रहता है। आप देखो ये पिछला बजट जो है इसको किस प्रकार से आपको अच्छे से समझाकर ग्राफिकल माध्यम में आपको दिया गया था। ऐसे ही मतलब ये तो एक एक पेज मैंने सैंपल के रूप में लिया है, 2-3 पेज में है बजट पूरा। ऐसे ही आपको सब कुछ हर एक प्रकार से व्यवस्थित ढंग से ई बुक में दिया जाता है। मतलब आपको करंट अफेयर और कहीं से पढ़ने की ज़रूरत फिर नहीं पड़ेगी इस ई बुक से पढ़ने के बाद। तो ये ई बुक आपको मिलेगा कहाँ? MZT ऐप पर मिलेगा। MZT ऐप गूगल प्ले स्टोर पर मिलेगा। वहाँ से जाकर बेस्ट ई बुक सेक्शन में जाकर आप ई बुक ले सकते हो। ये ई बुक वार्षिकांक वाला 99 रेट्स में है और हाफ ईयरली वाला 49 में आज के लिए है। तो आप इसे ले सकते हो, जिससे आप तैयारी अपना बेहतर तरीके से कर सकते हो। थैंक यू सो मच। किसी भी क्वेरी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।